Good afternoon class. Today I am going to take class on subject Medical Surgical Nursing and the topic is DNS. Full form is Deviated Nasal Septum. So what is the definition of deviated nasal septum? It is defined as deviation of the central wall which separates the two halves of nasal cavities in some way from the midline. So what is deviated nasal septum? If the nasal septum is displaced from the midline, it is called deviated nasal septum. Nasal septum बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है जो कि नोज के जो चैम्बर्स होते हैं फिर नेजल कैविटी होते हैं उसको क्या करता है, सेपरेट करता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं दो नेजल चैम्बर है, नेजल कैविटी है, उसको क्या कर रहा है, नेजल सेप्टम डिवाइड करके रखता है. ठीक है, या फिर सेपरेट करके रखता है. ये क्या है आपका नॉर्मल नेजल सेप्टम. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो नेजल सेप्टम है वो मिड लाइन से हट गया है, मतलब डिस्प्लेस्ड हो गया है या फिर ऑफ सेंटर हो गया है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम. मतलब नेजल सेप्टम जो नेजल कैविटी को डिवाइड करके रखता है वो मिड लाइन में होता है. अगर ये मिड लाइन से डिस्प्लेस्ड हो गया तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम. Now what are the etiological factors which causes deviated nasal septum? First is trauma, blow on nose. अगर नाक में कोई इंजरी हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके वजह से क्या हो सकता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है. नाउ डेवलपमेंटल फैक्टर्स, इसमें आते हैं बर्थ मोल्डिंग. डिलीवरी के टाइम पे अगर कोई इंजरी हुआ है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, डीएनएस हो सकता है. हाई आर्च्ड पैलेट, अगर जो अपर पैलेट होता है माउथ में, अगर अपर पैलेट क्या होता है, अगर ज़्यादा हाई हो जाता है उसका आर्च तो उसके वजह से भी क्या होता है, डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है. देन अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन स्कल बेस एंड पैलेट. स्कल बेस एंड पैलेट के बीच में अनइक्वल ग्रोथ होता है तो उसके वजह से भी डीएनएस हो सकता है. मास इन अपोजिट नेजल कैविटी, अगर नेजल पॉलिप है या कोई ट्यूमर है, कोई मास है नेजल कैविटी में तो उसके वजह से भी डीएनएस हो सकता है. रेशियल फैक्टर्स भी हैं, यूरोपियंस में ज़्यादा होने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज हेरिडिटरी, अगर फैमिलियल हिस्ट्री है तो उसके वजह से भी डीएनएस हो सकता है. डीएनएस डेविएटेड नेजल सेप्टम हो सकता है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएनएस, डेविएटेड नेजल सेप्टम? देयर आर 5 टाइप्स. फर्स्ट इज एंटीरियर डिसलोकेशन, सेकेंड इज सी शेप डिफ्लेक्शन, third is S shape deflection, fourth is nasal spur impinging on turbinate, and last fifth one is thickening of nasal septum. So first what it is, anterior dislocation. anterior dislocation में क्या होता है, anterior dislocation में जो नेजल सेप्टम है वो एक साइड डिसलोकेट हो जाता है, मतलब वन नेजल चैम्बर में या फिर वन नेजल कैविटी में डिसलोकेट हो जाता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक साइड डिसलोकेट हो गया है नेजल सेप्टम. नेक्स्ट इज सी शेप डिफ्लेक्शन. इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, वन साइड नेजल कैविटी में जो नेजल सेप्टम है वो कर्व बना लेता है. मतलब देख सकते हैं सी शेप का एक कर्व बना हुआ है नेजल सेप्टम का जो कि वन साइड नेजल कैविटी में डिस्प्लेस्ड हो गया है. नेक्स्ट इज एस शेप डिफ्लेक्शन. एस शेप डिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं नेजल सेप्टम जो है एस शेप का हो गया, दिख रहा है. इसमें क्या होता है, बोथ नेजल कैविटी में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब बाइलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होता है. नेक्स्ट इज नेजल स्पर इम्पेंजिंग ऑन टर्बिनेट. इसमें क्या होता है, जो सेप्टम है वो कैसा दिखता है, शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन दिखने लगता है, मतलब शेल्फ के जैसा दिखता है. इसमें क्या होता है, इस टाइप के डेविएटेड नेजल सेप्टम में हेडेक ज़्यादा कॉज होता है और एपिस्टैक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग भी हो सकता है. नेक्स्ट इज थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम. इसमें क्या होता है, हेमेटोमा की वजह से होता है, कॉज होता है ये थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम. इसमें क्या होता है, जो डिसलोकेटेड सेप्टल जो रहता है, मतलब जो सेप्टल जो डिसलोकेटेड सेप्टल है उसका जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, कार्टिलेज के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, ओवर राइडिंग होने लग जाता है, जिसके वजह से जो नेजल सेप्टम वो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है. तो ये थे आपके 5 टाइप्स ऑफ deviated nasal septum. First is anterior dislocation, second is
C shaped deflection, and third is S shaped deflection. Fourth is nasal spur impinging on turbinate, and last fifth one is thickening of nasal septum. Now next is what are the clinical features of deviated nasal septum? First is nasal obstruction. Nasal obstruction होने लगता है, obstruct हो जाता है nasal. Then breathing difficulties भी हो सकता है, headache होता है, sinusitis होता है, साइनस में या फिर पैरासाइनस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है. देन एपिस्टैक्सिस. एपिस्टैक्सिस मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज. देन एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी. आप देख सकते हैं नोज का बाहर से कैसे दिख रहा है, डिफॉर्मिटी दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, एक्सटर्नल नेजल डिफॉर्मिटी हो सकता है. देन नेक्स्ट इज मिडल ईयर इन्फेक्शन. ईयर में इन्फेक्शन भी हो सकता है. सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ deviated nasal septum. Now next is diagnosis. What are the diagnostic tools which are used to diagnose deviated nasal septum? First is एक्सरे. एक्सरे के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं deviated nasal septum के बारे में. Then next is राइनोस्कोपी. राइनोस्कोपी में आप एंटीरियर एंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपी कर सकते हैं. राइनोस्कोपी में क्या होता है, नोज में ट्यूब लाइक इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं, जिससे क्या होता है नोज के इनसाइड का एग्जामिनेशन किया जाता है. इससे भी डीएनएस का पता चलता है. डीएनएस मीन्स डेविएटेड नेजल सेप्टम का पता किया जाता है. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉटल टेस्ट. अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन नेजल वॉल के एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो रहा है तो हम कॉटल टेस्ट करते हैं. इसमें क्या करते हैं, पेशेंट का चिक को हम स्ट्रेच आउट करते हैं, एक साइड स्ट्रेच आउट करते हैं, मीन्स लैटरली स्ट्रेच करते हैं पेशेंट का चिक को. तो इससे क्या होता है, इफ द ऑब्स्ट्रक्शन इज ड्यू टू नेजल वॉल एबनॉर्मेलिटी, पेशेंट विल हैव इम्प्रूव्ड एयरवे ब्रीदिंग. अगर नेजल वॉल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल वॉल एबनॉर्मेलिटी की वजह से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो क्लॉट टेस्ट से जो पेशेंट का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, ब्रीदिंग जो है, एयरवे ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा. नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम. इफ माइनर डेविएशन विद नो सिम्टम्स देन देयर इज नो रिक्वायर ऑफ एनी ट्रीटमेंट. देन when deviated septum produce nasal obstruction and operation is indicated. अगर कोई प्रॉब्लम कॉज कर रहा है डेविएटेड नेजल सेप्टम, देन हमको ऑपरेशन करना होता है. फर्स्ट ऑपरेशन इज SMR विच इज सब म्यूकस रिसेक्शन. इसमें भी क्या किया जाता है, जो फ्लैप होता है मीन्स जो सेप्टम होता है नेजल सेप्टम, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसको रिपोजिशन किया जाता है, मतलब नॉर्मल सेप्टम में कन्वर्ट किया, रिपोजिशन किया जाता है. देन सेप्टोप्लास्टी. इसमें भी क्या होता है, जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है. So these are the two surgical procedure. First is submucous resection which is SMR and the second is septoplasty. Then post operative nursing management. इसमें हम क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट में आफ्टर सर्जरी एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करते हैं 5 to 8 days के लिए. देन रिमूव नेजल पैक्स आफ्टर 48 आवर्स. 48 आवर्स के बाद जो नेजल पैक लगाया जाता है उसे रिमूव किया जाता है. देन नेजल पैक रिमूव करने के बाद डीकंजेस्टेंट्स दिया जाता है, डीकंजेस्टेंट्स दिया जाता है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज ऑइंटमेंट, वैसलिन या फिर लिक्विड पैराफिन नोज में अप्लाई किया जाता है, जो क्रस्ट होते हैं, जो क्लॉट्स होते हैं, उसको रिमूव करने के लिए. देन अवॉइड टू प्रिवेंट इंजुरीज टू द नोज फॉर 3 weeks. 3 weeks के लिए नोज इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए बोलना है पेशेंट को. एंड द पेशेंट मस्ट टेक 1 week रेस्ट. 1 week रेस्ट के लिए बोलना है पेशेंट को. एंड फोर्सिबल नेजल ब्लो मस्ट बी अवॉइडेड. अगर नोज से कोई म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें फोर्सफुली उसे निकालना नहीं है, पेशेंट को बताना है ये चीज़ को. Intranasal packing and maintenance of the position can be done to control bleeding and to prevent hematoma formation. जो इंट्रानेजल पैकिंग, जो पैकिंग होता है उसको करना होता है, इंट्रानेजल पैकिंग करना है. क्यों करना है, इससे क्या होता है, हेमाटोमा जो फॉर्मेशन होता है या फिर ब्लीडिंग जो होता है वो नहीं होता है. द नेक्स्ट, इफ
client has undergoing rhinoplasty should be applied with small dressing करना है patient को. Then post operative care is directed at airway management, control of edema and hemorrhage, pain reduction, client education and emotional support. Now what are the complication of डेविटेड नेसल सेप्टम? रिकरेंट साइनोसाइटिस. साइनोसाइटिस क्या है, बार बार हो सकता है. मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है. माउथ ब्रीदिंग मतलब पेशेंट मुंह से सांस लेता है. देन अस्थमा भी हो सकता है. ट्रॉमा भी हो सकता है. देन एस्पिरेशन के भी चांसेस हो सकते हैं. सो दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डेविटेड नेजल सेप्टम. तो आज हमने देखा डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में, जिसमें हमने देखा डेफिनेशन ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम, types, etiological factors, then clinical features of deviated nasal septum, diagnosis, management and complication of DNS, deviated nasal septum. So thank you class.